नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत के हैं और 3 राजस्थान के हैं। भिवाड़ी, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है और इससे राहत कैसे मिलेगी, सेहत को इससे कितना बड़ा खतरा हो रहा है? अपनी बात में आज इसी मुद्दे पर हम एक्सपर्ट्स के पैनल के साथ चर्चा करेंगे। प्रदूषण बेहिसाब और हवा खराब, बड़ा सवाल यह है कि क्या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राज्यों में अपनी वो भूमिका निभा नहीं पा रही है जिसके लिए उनका गठन किया गया था, या केवल प्रदूषण का स्तर बताने भर तक ही सीमित रह गए हैं? प्रदूषण रोकने के लिए चालान, जुर्माने, फैक्ट्रियां, भट्टियां, वाहन सीज करने, लाइसेंस सस्पेंड करने जैसी कड़ी कानूनी कार्रवाई बड़े स्तर पर किए जाने की जरूरत है, जो कि धरातल पर दिखाई नहीं देती है या केवल खानापूर्ति बनकर रह जाती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की पालना राज्यों में कितनी हो पा रही है, इस कार्रवाई में क्या शक्तियां हैं, इस पर भी आज चर्चा होगी। तो भिवाड़ी में बढ़ते उद्योग और उन उद्योगों से निकलने वाले धुएं की वजह से वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, जिस पर गंभीर एक्शन लेने की जरूरत है। स्थानीय लोगों की माने तो दिल्ली में बढ़ती ट्रैफिक के साथ ही रोज डस्ट के कारण यहां पर प्रदूषण बढ़ रहा है और हवा दूषित होती जा रही है। हमारे संवाददाता मुदित गौड़ ने स्थानीय व्यापारी, डॉक्टर से भी बातचीत की है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। देखिए सुरेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात अवगत करा दूं कि भिवाड़ी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है और यहाँ पर करीब करीब 384 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो बॉयलर इंडस्ट्रीज थी। और उस बॉयलर इंडस्ट्रीज के अंदर पहले वो अलग अलग एम्यूनिशन यूज करते थे, लेकिन आज की तारीख में सारे के सारी इंडस्ट्रीज ग्रीन फ्यूल के ऊपर कन्वर्ट हो चुकी है। आज हमारे भिवाड़ी के अंदर अगर हम सबसे बड़े पोल्यूशन की बात करें तो केवल और केवल रोड डस्ट का पोल्यूशन है। हम दिल्ली के साउथ में पड़ते हैं और जो भी पोल्यूशन आता है वो दिल्ली की तरफ से भिवाड़ी की तरफ आता है। आज भिवाड़ी के अंदर ऐसी कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं जो पोल्यूटेड हो। और इसके अंदर पीछे एक रिपोर्ट भी आई थी, जो कानपुर आईआईटी की टीम यहाँ पर आई थी, उन्होंने इसमें बताया था कि भिवाड़ी की इंडस्ट्रीज का केवल 10% पोल्यूशन है, बाकी जितना भी यहाँ पे पोल्यूशन है वो सारा रोड डस्ट का पोल्यूशन। उसके ऊपर काम किया गया और सभी इंडस्ट्रीज को ग्रीन फ्यूल इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भिवाड़ी को बार बार ये दर्जा क्यों दिया जा रहा है कि भिवाड़ी सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, जबकि भिवाड़ी में आज की तारीख में एक भी पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज नहीं। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें जो इंडेक्स में नाम आया है, ऐसा लगता है कि भाई भिवाड़ी में पोल्यूशन तो है पर पहले की कंपैरिजन आज सुधार है और सारा इंडस्ट्री से रिलेटेड पोल्यूशन नहीं है। और जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का, माइंस का या अदर जो काम चल रहे हैं उनके साथ साथ का भी पोल्यूशन है। इंडस्ट्री में पीछे जो 4 साल पहले था और आज में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है और सुधार होने की जरूरत है। आने वाले टाइम में प्रशासन को भी इसके साथ सहयोग करना चाहिए और कर रहा है, और करके इसको बहुत अच्छे से हो सकता है। हमारा जो अभी पोल्यूशन में जहां तक नाम आया और नीचे जा सकता है और सुधार भी हो सकता है इंडस्ट्रियल एरिया में। बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, रोड की, कनेक्टिविटी की, और हॉस्पिटल को लेके भी है उसमें सुधार की। तो ये सब चीजें हैं। अभी भिवाड़ी में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने के बाद भी ये सब चीजें बहुत जरूरी है और होना चाहिए। हाँ, प्रदूषण जैसे जो फैक्ट्रियां होती हैं उनकी वजह से, जो व्हीकल्स चल रहे होते हैं उनकी वजह से प्रदूषण काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। तो एक तो जब भी अपन निकलें बाहर तो एक मास्क लगा के निकलें। मास्क नहीं हो तो अपने पास जो रुमाल होता है, डेली एक नया रुमाल ले लें, 5-7 अच्छे रुमाल रखें। एक आज लगाया तो धो के रख दिया, फिर नया यूज कर लिया, तो ताकि उससे जो छोटे छोटे मिट्टी धूल के कण होते हैं वो अपने सांस के साथ और अंदर नहीं जाएं, तो अपने को जो अस्थमा और एलर्जी की समस्या होती है वो कम से कम होगी। ये सच है कि एलर्जी से बचा नहीं जा सकता कि अपन 100% बच जाए, लेकिन जितना बचाव रखेंगे तो उससे 90% तक काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। यही है कि आप जब भी बाहर निकले तो अपना मुंह थोड़ा सा कवर करके निकलें, और बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट लगा के निकलें। प्रदूषित शहरों की अगर तुलना करें तो 13 जिले भारत के ऐसे हैं जो काफी प्रदूषित पाए गए हैं। दुनिया की इस रिपोर्ट जो अभी हाल ही में आई है, जलवायु पर्यावरण की रिपोर्ट के अनुसार अभी यह माना जा रहा है कि राजस्थान के 3 जिलों में भिवाड़ी का भी नाम भी काफी ऊपर चल रहा है।
भिवाड़ी का क्षेत्र जो कि दिल्ली एनसीआर से लगता हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर वायु प्रदूषण को लेकर के काफी ज्यादा समस्या बनी हुई है। भिवाड़ी पूरी तरह इंडस्ट्रियल एरिया है और साथ ही यहाँ पर पानी निकासी और जो फैक्ट्रियों द्वारा निकलने वाले धुएं और जल के केमिकल के जो कारण हैं, उनके चलते ही जलवायु और वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। भिवाड़ी का जो AQI स्तर है वो लगातार 300 के पार रहा है और 400 तक भी पहुंचा है, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य होती नजर नहीं आ रही है। और अभी जो हाल ही रिपोर्ट आई है, इस हाल ही रिपोर्ट में भिवाड़ी का नाम भी शामिल किया गया है, जिसमें माना जा रहा है कि यहाँ पर प्रदूषण सर्वाधिक देखने को मिलता है। और डॉक्टरों की अगर माने तो डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है, इन क्षेत्रों में प्रदूषण पर रोक लगाने के वायु प्रदूषण पर रोक लगाने की सख्त आवश्यकता है। साथ ही लोगों को इससे एहतियात के तौर पर अपनी सावधानी बरतने की भी आवश्यकता लगातार बनी हुई है। अलवर से मुदित गौड़, NDTV। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद हैं, IIT मुंबई से। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहला सवाल आपसे यही कि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। भारत के 13 शहर सबसे ज्यादा वायु गुणवत्ता जहां पर खराब है, राजस्थान के 3 शहरों का नाम भी उसमें शामिल है। जिस तरीके से समस्याएं बढ़ रही हैं, आगे लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है, कितनी जरूरत है लोगों को अभी सचेत और सावधान होने की, ताकि मुश्किलें आगे और ज्यादा ना बढ़ें? बस शिवांशी जी, नमस्कार और धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। जो स्थिति जो रिपोर्ट में आपने बताई है कि किस तरह से भिवाड़ी का AQI लेवल बढ़ रहा, बल्कि जैसे भारत के 13 शहर है जो बहुत प्रदूषित माने जाते हैं, और ये जो प्रदूषण का मुख्य कारण हमें हल करना पड़ेगा। नहीं, कई बार क्या होता है कि हम या तो वो रूट कॉज पे जाएं या फिर उसके जो सिम्टम उसको ठीक करते रहें जी। हम सिर्फ उसके जो सिम्टम है उसको ठीक करके प्रदूषण को तो ठीक नहीं कर पाएंगे। हो सकता है थोड़े समय के लिए ठीक हो जाए, परंतु जो जड़ है समस्या की उसको ठीक करना पड़ेगा। और समस्या की जड़ क्या है? ये जो पॉल्यूशन दिखता है उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं। एक तो जो रोड का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है, दूसरा जो फैक्ट्रियां होती है। कुल मिला के हम जो पेट्रोल, डीजल, कोयला, LPG, CNG, ये जो साधनों का उपयोग करते हैं, जो कार्बन के साधन है, कार्बन ऊर्जा के साधन है, इन जब भी साधनों का उपयोग करते हैं कहीं भी, फैक्ट्री में, घर में, गाड़ी में, ट्रेवल में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये इस तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं और इन पे मात्रा बढ़ती जा रही है। ये कम होने वाले नहीं है। तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि रूट कॉज को खत्म करें। तो हम ट्रेवल कम करें, हम कंस्ट्रक्शन कम करें, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करें, हमारी जरूरतों को कम करें। मैं हर बार यही कहता हूं कि हम सब तो बढ़ते जा रहे हैं, परंतु धरती नहीं बढ़ रही है। तो धरती पर तो सब कुछ सीमित है और हम सब बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी जरूरत को कम करके ही प्रदूषण कम कर पाएंगे, वरना जो हम प्रयास करेंगे, सरकार जो भी प्रयास करेगी, उससे शॉर्ट टर्म ही बेनिफिट मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको रूट कॉज को ही हटाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, सही कहा आपने सर। डॉक्टर अभिषेक चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से अभिषेक जी लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं लोगों की, आपसे ये जानना चाहेंगे, मरीजों की परेशानियां सबसे ज्यादा प्रदूषण की वजह से बढ़ती है। क्या कुछ परेशानियां हो सकती हैं अस्थमा के मरीजों को, स्वास्थ्य संबंधी जिन्हें परेशानियां होती हैं, एलर्जी की जो समस्याएं लोगों को होती हैं, उनके लिए तो जान का खतरा बनता जा रहा है ये प्रदूषण? जी बिल्कुल, थैंक यू मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। पॉल्यूशन की वजह से जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं उनमें काफी दिक्कतें आती हैं। जिनको ऑलरेडी अस्थमा और COPD की बीमारी है, उनकी सिम्टम्स एक्सेसरबेट हो जाते हैं, उनकी सांस की समस्या बढ़ जाती है। और अभी ना कि सिर्फ COPD और अस्थमा, ऐसा भी देखा गया है, डेटा है कि अगर 1990 के पहले का डेटा निकाल के देखें तो जो पेशेंट्स लंग कैंसर के लिए ऑपरेट होते थे उसमें से 90% ऐसे थे जो कि स्मोकर्स थे और 10% ही थे जो कि नॉन स्मोकर थे। रिसेंट जो डेटा आ रहा है दिल्ली से, इसमें ये देखा जा रहा है कि लगभग आधे पेशेंट्स ऐसे हैं जो नॉन स्मोकर हैं। उनमें कारण प्रदूषण हो सकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो पॉल्यूशन की वजह से जो मुश्किलें लोगों की बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। प्रोफेसर चेतन, देखिए इसकी रूट कॉज की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कहा आपने सर कि रूट कॉज पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन कई जगहों पर देखा जा रहा है कि व्यवस्थाओं को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उस पर काम नहीं हो पा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से अभी कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है?
और जो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं, जिस पर काम नहीं हो पा रहा है, उस पर ध्यान देने की कितनी जरूरत है, ताकि लगातार जो AQI लेवल खराब होता जा रहा है, हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, उससे लोगों की समस्याएं थोड़ी कम हो? नहीं, काफी ध्यान देने की जरूरत है प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में। एक्चुअली भिवाड़ी में मैं खुद ट्रेवल किया है और धुआं निकलते हुए मैंने खुद देखा है, अनुभव किया। बल्कि दिल्ली और NCR के आसपास कई सारी चीजें ऐसे हैं जिनमें कंट्रोल की जरूरत है। और एक जो अनप्लान्ड और नॉन टेक्निकल और एडवांस तरीके से जो बर्निंग की जाती है वो बहुत नुकसानदायक है। और अभी समय आ गया है कि उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। ये जो सारी समस्याएं हैं पर्यावरण की इतनी तेजी से बिगड़ रही है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जहाँ 90-10 होता था अस्थमा में स्मोकर्स का परसेंटेज 50-50 होने लगा है। तो जाने अनजाने हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो सिगरेट पीने के बराबर कई सारे सिगरेट का धुआं अंदर जा रहा है। तो ये जो पर्यावरण या प्रदूषण से कंट्रोल के संबंधित जो गाइडलाइन है उसको 100% शब्दशः 100 इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और कड़े से कड़े कदम उठाने की जरूरत है। चाहे वो कोई भी हो, छोटा फैक्ट्री चलाने वाला हो, बड़ा एडवांस फैक्ट्री हो, मल्टीनेशनल हो, सभी के विरुद्ध एक कार्रवाई होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। परंतु मैं फिर वही कहूंगा कि आम आदमी भी समझे। बिल्कुल मतलब ये सर। कार्रवाई हो भी गई तो टेम्पररी ही राहत मिलेगी, पर जब तक हमारी डिमांड ही बढ़ती जा रही है, हमको ज्यादा ज्यादा सामान चाहिए तो फैक्ट्रियां तो चलेगी। हमें सामान चाहिए तो फैक्ट्री चलेगी, फैक्ट्री बनेगी तो उत्सर्जन होगा, प्रदूषण होगा और हमारा उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये बात आपने सही कही कि लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है, ताकि इस तरीके की परेशानियां ना बढ़ें। डॉक्टर अभिषेक, देखिए लगातार स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां लोगों को हो रही हैं और प्रदूषण हवा में ज्यादा घुलता जा रहा है, जिससे कि सांस लेने से संबंधित जो मरीज हैं उनकी दिक्कतें सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं। ऐसे में क्या सिम्टम्स है पहचानने के, और कैसे लोगों को खुद से सावधानी बरतनी चाहिए ताकि जो दिक्कतें प्रदूषण की वजह से लोगों को हो रही है उससे उन्हें थोड़ी राहत मिल पाए? कि जो लोग ऑलरेडी मरीज हैं, जिन्हें COPD या अस्थमा की दिक्कत है, उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अगर उन्हें ज्यादा खांसी आने लग जाए, ज्यादा बलगम आने लग जाए, या जो अस्थमा के मरीज हैं उन्हें इनहेलर ज्यादा लेने लग पड़ जाए, इसका मतलब यह है कि बीमारी उनकी कंट्रोल से थोड़ी बाहर जा रही है। प्रिकॉशंस के रूप में हम ये कर सकते हैं कि जो जब भी किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ प्रदूषण ज्यादा है या बाहर ट्रैफिक निकले तो मास्क लगा सकते हैं। बाकी जो जो जनरल पॉपुलेशन है वो ये कर सकते हैं कि जिससे पोल्यूशन का बर्डन ना बढ़े, जहाँ पे संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। दिल्ली में है तो मेट्रो यूज करें, बसेज में ट्रैवल करें, छोटी छोटी चीजों के लिए पर्सनल गाड़ियां ना निकालें। तो इससे पोल्यूशन और कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने, लोगों को इसमें अपनी सहभागिता देने की जरूरत है ताकि सब मिलकर इस समस्या का समाधान कर पाए। प्रोफेसर चेतन, देखिए लगातार हम इसको लेकर बातचीत करते हैं, समस्याएं बढ़ती हैं, इस पर जो रिपोर्ट्स आते हैं, काम करने की भी बात कही जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब हम देखते हैं तो उसका कोई असर नहीं होता है। जो वादे और दावे, जो जिम्मेदारियां होती हैं, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इस समय लोगों को किस तरीके से इसमें अपना सहयोग देना चाहिए, कैसे जागरूक होना चाहिए ताकि सब मिलकर इस समस्या का समाधान कर पाए? नहीं, बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया और मैं इसका समय लेके जवाब देना चाहूंगा कि जो मैं देखता हूँ और पूरे भारत में मैं यात्रा करता हूँ, पर्यावरण के लिए ही मैंने अपना घर 11 साल के लिए छोड़ा है। मैं एक बस में रहता हूँ, बस के माध्यम से देश के अलग अलग कोने में जाता हूँ। ये जो जागरूकता की, ये जो प्रदूषण हो रहा है उसमें कौन जिम्मेदार है? सब लोगों को लगता है कि सरकार जिम्मेदार है, कई लोगों को लगता है इंडस्ट्री जिम्मेदार है, क्योंकि हमको दिखता है। पर ये जागरूकता नहीं है कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि अल्टीमेट जो चेन है, जो प्रोडक्शन और सप्लाई की चेन है, उसका ड्राइवर तो मैं खुद हूँ। मेरे कारण ये ड्राइव होता है, मैं कंज्यूम करता हूँ इसलिए कोई प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये न तो जो प्रदूषण को कंट्रोल करने वाले लोग उतना समझते हैं, ना पॉलिटिशियन इसको ज्यादा समझते हैं, वैज्ञानिक लोग भी कई और सलाह देते रहते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ये जो प्रदूषण की समस्या है, ये पॉलिसी और सरकारों के ऊपर की बात है। अभी सरकार बहुत ताकतवर भी हो जाए, बहुत कड़क नियम भी लागू कर दें, तो भी मुझे लगता है कि पॉल्यूशन सिर्फ नियम कानून से ठीक होने वाला नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं ले आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आए, उससे भी पर्यावरण प्रदूषण ठीक नहीं होने वाला है। समस्या की जड़ को हटाना पड़ेगा। हम सिम्टम को ट्रीट करना चाहते हैं, हम सजेस्ट कर देते कि अच्छा मास्क पहन लो, हम सजेस्ट कर देते कि अच्छा पर्सनल गाड़ी के नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। ये सब ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, परंतु जब तक आप उसके रूट को नहीं करेंगे, है ना, बचाव उपचार करते हैं पर बचाव के पे नहीं जाएंगे,
रूट को नहीं करेंगे, उत्सर्जन जहां से होता है उसके कारण को ठीक नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से ये जो आपका प्रोग्राम है ये होता रहेगा, इस साल भी होगा, 10 साल बाद भी होगा, और हम यही डिस्कस करते रहेंगे। और जो रूट है वही कोई समझना नहीं चाहता बिल्कुल। कि धरती का साइज तो बढ़ नहीं रहा है, फिर हमारी फैक्ट्रियां क्यों बढ़ रही है, हमारी सड़कें कैसे चौड़ी हो रही है, हमारी अलमारी में कपड़े क्यों बढ़ रहे हैं, और मेरी कार बड़ी कैसे होते जा रही है, मेरी इनकम कैसे बढ़ रही है। ये तो छोटा सा सवाल है, सबको सोचना चाहिए भाई, हम बिल्कुल। सब तो लेते धरती माँ से, और हमारे विज्ञान के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में, इनकम के साथ में धरती का साइज नहीं बढ़ता। तो हम क्या करते हैं, ये जो ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा कंजम्पशन की होड़ में हमारी ही धरती को खराब करते हैं। शिवानी जी, मैं कितनी आश्चर्य की बात, मैं आपको एक दो कुछ आंकड़े बताऊंगा। हर वो चीज जिसके बिना मनुष्य का जीवन चल सकता है वो प्रगति पर है। किसके बिना मनुष्य का जीवन चल सकता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना चल सकता है, एडवांस मोबाइल के बिना चल सकता है, एडवांस कंप्यूटर के बिना चल सकता है, ये सब प्रगति पर है। पर जिसके बिना मनुष्य का जीवन ही नहीं चल सकता, 2 मिनट श्वास लिए बिना जिंदा नहीं रह सकते, 8-10 दिन बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते, बिना खाना खाए जिंदा नहीं रह सकते, जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता, हवा, पानी, मिट्टी, वही खराब हो रही है। तो बिल्कुल। सारे लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और हवा, पानी, मिट्टी को खराब करना, ये हमारी आधुनिकता है या हमारी मूर्खता है? ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, और उत्तर एकदम क्लियर है, हमारी मूर्खता है। ये मनुष्य इतना मूर्खता व्यवहार करता है कि उसी पानी को खराब करता है, खुद ही पीना है, बिल्कुल। उसी हवा को खराब करता है जो खुद ही सांस लेना है, और हम सब करते हैं। यदि इतना मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो ये भुगतना पड़ेगा। और दुर्भाग्य की बात ये शिवानी जी कि आपसे और मेरे से ज्यादा आपके और मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। बेचारे छोटे बच्चे जीवन में कुछ नहीं किया, अभी कोई गलती नहीं है, पर उनको भी प्रदूषित हवा को सांस लेना पड़ता है, उनको भी बिना फिल्टर का हम पानी नहीं पिला सकते, उनको भी बिना केमिकल का खाना नहीं खिला सकते। तो मैं फिर से वही कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ये समस्या सरकारों के, नियम कानून के और टेक्नोलॉजी के बहुत ऊपर जा चुकी है। इसका समाधान सामाजिक अवेयरनेस है, हर व्यक्ति इसका जिम्मेदार है, हर व्यक्ति को इसको ठीक करने में मदद करना पड़ेगा। और ठीक करने में मदद करने के लिए क्या करना है, कम करना है बस। कम बिल्कुल। करने के लिए पैसे नहीं चाहिए, कम करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपनी जरूरतों को कम करेंगे, प्रदूषण ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर चेतन, और मुझे लगता है जो भी लोग अभी सुन रहे होंगे आपकी बात को, जरूर इस पर अमल करने की जरूरत है, क्योंकि सभी को मिलकर ये जो गलतियां कर रही हैं, इससे जब तक बाज नहीं आएंगे तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता है। डॉक्टर अभिषेक, देखिए पहले प्रदूषण की वजह से एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याएं आम थी, लेकिन अब इससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तमाम तरीके की नई नई बीमारियां हो रही हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होती जा रही है, वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है, और कितनी परेशानियां लोगों की बढ़ रही हैं, किन किन दिक्कतों का सामना आगे लोगों को करना पड़ सकता है? कि मैंने पहले ही बताया कि ना कि सिर्फ सीओपीडी और अस्थमा, हम दिल्ली में देख रहे हैं कि जो नॉन स्मोकर्स हैं उनमें कैंसर की बीमारी हो रही है। उसका कारण पोल्यूशन हो सकता है। पोल्यूशन की वजह से आईएलडी की एक बीमारी होती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं, वो बढ़ सकती है। तो ऐसे में एक लैंसेट की स्टडी है जिसमें बताया गया है कि लगभग पोल्यूशन की वजह से जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कैन गो डाउन बाय अप टू 5 इयर्स। 5 साल तक हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम करता है, बिकॉज क्रॉनिक कंडीशन जो भी है हार्ट की, लंग्स की, उन सबको इफेक्ट करता है। सो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज लॉन्जिविटी दोनों को कम कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से लोगों को अभी इन सभी समस्याओं को समझने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है, इससे लोग अनजान बनते जा रहे हैं, और यही वजह है कि दिक्कतें आगे और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रोफेसर चेतन, लगातार खनन कार्यों को लेकर सवाल उठाया जाता है, कचरे के निस्तारण को लेकर सवाल उठाया जाता है, निर्माण कार्यों को पर भी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की है, सिर्फ जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, शहरों के नाम सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर ये परेशानी है, यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब है, लेकिन उन्हीं जगहों पर काम नहीं हो रहा है। इससे तो दिक्कतें वहां की और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी। और शिवानी जी, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ये शहरों के नाम आए हैं। मतलब मैं जब से पिछले 5-7 साल से तो मैं खुद ही सुन रहा हूँ कि ऐसे नाम आते हैं इन द टॉप लिस्ट जो आती है पूरे विश्व में, इंडिया के शहर उसमें आगे होते हैं। आपने बताया 13 शहर के नाम आया है, तो ये तो समस्या रही है। और इसका कारण मैंने कहा कि हमारा कंजम्पशन है। प्रदूषण बोर्ड यदि चाहे भी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में गतिविधि होती, इतने सारे लोग हैं, इतने कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आप
भारत प्रगति पर है, हम जानते हैं 6 से 7% जो प्रगति हो रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और जब भी आपका कंस्ट्रक्शन होगा, ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स है, पार्टिकुलेट मैटर्स है, हवा में बढ़ जाते हैं, उसका हमारे स्वास्थ्य पे फर्क पड़ने वाला है। हम देखते हैं जैसे ही दिवाली आती है, होली आती है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बल्कि उल्टा होता है। यदि किसी कारण से यदि कार का सेल कम हो गया हो तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का नींद हराम होती है कि अरे कार कम कैसे बिकी है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। तो कुल मिला के हम दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। एक तरह तो हम चाहते हैं कि जीडीपी बहुत तेजी से बढ़े, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा कंजम्पशन हो। दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि प्रदूषण ना हो, तो प्रदूषण कम करने के लिए तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी रिक्वायरमेंट है आज हमने बना ली है कि हम ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, हम क्लाइमेट को भी ठीक करना चाहते हैं, परंतु हम ग्रोथ भी चाहते हैं। मेरे ख्याल से दोनों में बैलेंस बनाना, खास करके भारत जैसे देश में जो बहुत ज्यादा आबादी वाला है, भारत जैसे देश में बहुत तेजी से जो प्रगति कर रहा है और हर जगह ये प्रगति हो रही है, उस देश में इस तरह का बैलेंस बनाना मुश्किल काम है। यूरोप और अमेरिका जो बड़े हैं, उन्होंने कई सालों में बढ़े हैं। और ऐसा नहीं, आप इतिहास उठा के देखें, 1915 1920 में ये जो आज हम देखते हैं, ये लंदन में बहुत प्रदूषण हुआ करता था। लंदन, हेम्बर्ग के कई सारे शहर ऐसे ही काले हुआ करते थे जैसे आज हमारे शहर हैं, परंतु उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारा कंट्रोल किया वगैरह किया और उसको ठीक किया। तो ये किया जा सकता है, नियम कानून बना के किया जा सकता है, परंतु ये जो तेजी से प्रगति हो रही है, तेजी से ये सब बिगड़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करना मेरे ख्याल से किसी एक पॉल्यूशन कंट्रोल के बोर्ड में हो भी नहीं सकता। यदि हम कल्पना करें, आशा करें कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी गतिविधि से और अपने नियम कानून से उसको ठीक कर लेगा, तो जो मैं देखता हूँ, जो एकदम प्रैक्टिकल है, उसको देखते हुए बता सकता हूँ कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो ठीक नहीं होने वाला है। और हर साल आप ही जानते होंगे, हर साल ये जो रिपोर्ट है वो ज्यादा ज्यादा होती जा रही है, दिल्ली का एक ही और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर समस्या, और इसको इतनी ज्यादा प्राथमिकता देने की जरूरत है कि यदि हमें बंद करना पड़े, हमारे में कामों को बंद करना पड़े, स्कूलों को 1 महीना बंद करना पड़े, फैक्ट्रियों को 1 महीना बंद करना पड़े, मेरे ख्याल से जरूर करना चाहिए। इसके बारे में चिंतन होना चाहिए। मैं एनडीटीवी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो डिस्कशन हमारा इस समय हो रहा है दोपहर के 4 बजे के आसपास, ये 9 बजे होना चाहिए, 9 बजे प्राइम टाइम पे होना चाहिए। ये हर व्यक्ति को समझने का विषय है, ये सिर्फ दोपहर में कुछ लोग समझे और कुछ बातें करें उसका विषय नहीं है ये। बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर चेतन आपने, और इसको हम जरूर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एनडीटीवी राजस्थान की पूरी कोशिश होती है जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं उसको लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि ये विषय लोगों को जागरूक करने की है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जिम्मेदारियां अपनी नहीं समझेंगे, तब तक उनकी परेशानी का समाधान नहीं हो पाएगा। डॉक्टर अभिषेक, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, उसमें ये जानकारी मिल रही है कि वायु की गुणवत्ता खराब होने से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। 2009 से 2019 तक की बात करें तो 15 लाख से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है। 5 साल औसत आयु इससे कम हो रही है जब हम खराब वायु में सांस ले रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या लोगों के सामने इस वक्त है। हर कोई इसको लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, कैसे इससे वो बचे, अपना बचाव कैसे करें, खासकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं करने की इस वक्त जरूरत है और सावधानी बरतने की जरूरत है। तो इसके लिए देखिए, हमें दोनों तरफ देखना होगा। हमें इंडोर एयर पोल्यूशन और जो बाहर का पोल्यूशन है, दोनों हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो अगर हम सीओपीडी की बात करें तो एक जो बड़ा तबका है हमारे देश में, जो रूरल एरियाज में औरतें घर में चूल्हा जलाती हैं, लकड़ी का चूल्हे पे या कंडी पे, उनको बहुत ज्यादा रिस्क होता है सीओपीडी होने का। इस मामले में जो सरकार की उज्ज्वला स्कीम है, जिसके तहत एलपीजी सिलेंडर मुहैया करा जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे इस बीमारी को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी हमें। और बाकी जो इंडोर स्मोकिंग होती है, लोग घर में स्मोक करते हैं, उससे बाकी दूसरे लोगों को भी रिस्क होता है। प्लस तो इन सब को रोकने के लिए क्या करना है कि हमें एलपीजी का यूज बढ़ाना है, लोग बायोमास फ्यूल से दूर हटें, घर पे एडिक्वेट वेंटिलेशन हो, अगर कहीं चूल्हा जल रहा है तो धुआं निकलने का प्रॉपर रास्ता होना चाहिए। और बाकी हम अगर बाहर निकल रहे हैं, पॉल्यूटेड एरिया में निकल रहे हैं, तो मास्क पहने, बचाव करें, और जितना ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं उतना यूज करें, एंड अवॉइड यूजिंग छोटी डिस्टेंस जाने के लिए अपनी पर्सनल गाड़ियों को निकालना, तो सबसे पोल्यूशन बढ़ता है। ये तो वो चीजें हैं जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, इसमें सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं।
बिल्कुल, अपने लेवल पर भी इन कामों को अगर करते हैं और इन सावधानियों को बरतते हैं तो हम काफ़ी मदद कर सकते हैं वायु की गुणवत्ता जो लगातार खराब हो रही है उसे सही स्थिति बनाने में। प्रोफेसर चेतन, आपसे ये जानना चाहेंगे, लगातार हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, हालांकि हर किसी को ये बात पता है कि उनकी गलती है और क्या गलतियां वो कर रही हैं जिससे कि समस्याएं बढ़ रही हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की ओर से भी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में इसे अपनी जिम्मेदारी समझना लोगों के लिए कितनी जरूरी है? पर्यावरण संरक्षण अगर होता है तो आगे भविष्य में ऐसी स्थितियां ना और ज्यादा खराब नहीं होंगी और इसे सही स्तर पर लाने की जो कोशिश अगर सब मिलकर करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ी राहत जरूर मिल पाए। बिल्कुल शिवानी जी, ये पूरा विषय ही अब अवेयरनेस का हो गया है। और जो हम चर्चा कर रहे हैं इस समय प्रदूषण की, वो पूरे समस्या का छोटा सा हिस्सा है बाय द वे। बिल्कुल। एक बड़ा हिस्सा है ना। एक तो मैं कचरे को दो भागों में विभाजित करता हूँ। एक तो वो है जो दिखने वाला कचरा होता है, जो हमें दिखता है प्रदूषण के रूप में। एक जो कचरा होता है जो न दिखने वाला कचरा होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में हम हवा में छोड़ते हैं। तो ये दिखने वाले कचरे से हमें, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो अस्थमा की बीमारी होगी, हमारे बाकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, ये सारा तो हो ही रहा है। परंतु जो न दिखने वाला कचरा, उससे जो गर्मी बढ़ रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण नए डिसीज होंगे, उसका स्प्रेड बढ़ जाएगा, उसका असर हम सब पे और ज्यादा होने लगेगा। तो दिखने वाले से सावधान होने की डेफिनेटली जरूरत है, पर जो न दिखने वाला कचरा है उससे सावधान होना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिखता नहीं है। और ये सबके लिए हर व्यक्ति को अवेयर होना बहुत जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि ये समस्या का कारण कौन है। मैं हमेशा शिवानी जी लोगों से प्रश्न करता हूँ, बताओ ये प्रदूषण किसने किया, क्लाइमेट चेंज किसने किया? तो जितने पढ़े लिखे होशियार इंटेलिजेंट लोग होते हैं, पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं मनुष्यों ने किया है, मैंने थोड़ी किया है। फिर मैं लोगों को बोलता, अच्छा आप मनुष्य नहीं हो क्या? फिर वो समझ के बोलते नहीं नहीं हमने किया। फिर मैं बोलता हूँ नहीं नहीं हमने नहीं किया, क्योंकि जब वो बोलते हैं हमने किया, मतलब भगवान भरोसे किसने किया पता नहीं। ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रदूषण है वो मैंने किया है। ये जो आज तापमान बढ़ रहा है, ये जो बारिश का बैलेंस गड़बड़ हुआ है, ठंड ठंड नहीं रही, गर्मी गर्मी नहीं, उसका कारण मैं ही हूं, क्योंकि मेरी जरूरत के कारण ही फैक्ट्रियां चलती है। मैं टूथपेस्ट खरीदता हूँ इसलिए कोई बनाता है, मैं कपड़े खरीदता हूँ इसलिए कोई बनाता है। तो अल्टीमेटली जो ड्राइविंग फोर्स है, ये पूरा प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जो विशेष साइकिल है जिसमें हम सब फंसे हुए। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे मेहमानों ने बताया कि ये जो समस्या है वो काफ़ी मुश्किलें आगे खड़ी कर सकती हैं। ऐसे में लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सभी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रदूषण को कंट्रोल करने में अपनी मदद ज़रूर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ थे और प्रोफेसर चेतन हमारे साथ जुड़े थे। और उसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।